चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेगमेंट को। देखते हैं आज के लिए आपके पास क्या क्या क्वेश्चंस हैं और उनके लॉजिकल आंसर्स क्या क्या बनते हैं भाई यहाँ पे। ओके चलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन है, मोह इज द यूनिट ऑफ। मोह इनमें से किसका मात्रक है, आपको ये बताना है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि, हाँ, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। कंडक्टिविटी यानी कि चालकता, रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध, और कैपेसिटर यानी कि, एक मिनट इसको हम लोग कर लेते हैं। ओके, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, ए और बी, कुछ लोग सी कर रहे हैं। ओके, कैपेसिटर को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? संधारित्र, हाँ सॉरी, संधारित्र कहते हैं। ओके, तो चलो भाई बताओ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। मोह पहली बार सुना है, कोई बात नहीं, आज सुन लेंगे। अरे ओम सुना है? ओम सुना है भाई? ओम, वो भगवान जी वाला नहीं कह रहे हैं सावन चल एकदम खो जाओ उसी में कि बाबा आ गए, है ना? वो वाला ओम नहीं कह रहे। ये ओम वो वाला है जो ओम साइंटिस्ट का नाम था ना, जिन्होंने रेजिस्टेंस ढूंढा था। हाँ वही। तो ओम का रिवर्स होता है मुंह। इसको जब आप उल्टा करके लिखेंगे तो ये मुंह होता है। तो ओम किसका मात्रक होता है? आप सबको पता है कि ये रेजिस्टेंस का मात्रक होता है ना? जो प्रतिरोध कराए यानी कि जो विद्युत धारा का विरोध करे, तो वो ओम है। तो जो विद्युत धारा का सपोर्ट करेगा वो मोह होगा, यानी कि उल्टा। तो बस ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, मोह। ठीक है भाई, बस ये आंसर है। एग्जाम क्वालिफाई करने का मूल मंत्र बता दीजिए। एग्जाम क्वालिफाई करने का मूल मंत्र बिल्कुल एक है मात्र। जितना आपने पढ़ा है सिर्फ उतना ही रिवीजन करके जाइए। पेपर में अब वो समय नहीं है कि आप नई चीजें पढ़ें और उनको तैयार करें। ठीक है, जितना आपने पढ़ा है उतने की प्रैक्टिस करिए अच्छे से, कि कम से कम वो आए तो वो तो गलत ना हो। तुक्का लगाने पे बिलीव मत करिए, है ना, कि तुक्का लगाओ कि बस भगवान का नाम लो, ऐसा नहीं। और तीसरा, रीडिंग स्टार्ट करिए, क्योंकि आपको यूपी का जो पेपर होता है, मैं देखो एक रियलिटी बता रहा हूँ, 2 मिनट आपके लूंगा, लेकिन एक लॉजिकल पॉइंट आपको सिखा रहा हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं, ठीक है, जो लोग फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं वो, और जिनका सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में यूपी के पेपर अगर आपने दिए, तो वो तो ऑफलाइन एग्जाम कराता है, पहली बात। दूसरा, यूपी के साथ समस्या क्या है, मैंने भी बहुत दिए हैं, क्योंकि यूपी का ही है तो भाई यूपी के ही पेपर देते हैं ज्यादा। तो मैंने भी अपने टाइम में बहुत पेपर दिए हैं यूपी का। तो उसका एक लॉजिक होता है, अगर आप यूपी के पेपर को एनालाइज करें कभी भी, मैंने बहुत एनालाइज किया है पेपरों को, तो यूपी के अंदर एक खासियत देखने को मिलती है। वो क्या करते हैं, वो जनरली कई सारे क्वेश्चंस ऐसे रख देते हैं जिनमें सेम आंसर सही होता है ना? जैसे कि पता चला 20 नंबर से चालू हुआ सी ऑप्शन, तो पता चला 25 तक सी 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 चला आ रहा है। तो ये थोड़ा सा पैटर्न वो बीच बीच में रखते रहते हैं अपने पेपर्स में। तो इस पैटर्न को थोड़ा सा फॉलो कर सकते हैं, ये फायदेमंद भी है। कि मान लो आपको बीच में कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है, तो आप वहां पे पैटर्न जो फॉलो हो रहा है उसको चेक कर सकते हैं। अगर वो पैटर्न फॉलो हो रहा है उस बीच में, तो आपको ना आता हुआ क्वेश्चन भी सही हो जाता है। लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता, कभी कभी बीच में ऑप्शन चेंज भी होता है। तो पहला तो ये याद रखना। दूसरा, पेपर जब भी आपको मिले, तो जितनी भी देर का पेपर हो, 1 घंटे 2 घंटे जो भी, पेपर को हमेशा सीरियल से मत करना, है ना? तो पेपर को सीरियल से मत करना, ये बात ध्यान रखना दिमाग में एकदम, है ना? ये पेपर का मैं एनालिसिस बता रहा हूँ, आप कोई भी यूपी का पेपर उठा के देख लो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी उठा के देख लो, चाहे यूपीएसआई या कुछ भी, कोई भी पेपर, टीचिंग एग्जाम तक देख लो, वो यही करते हैं। वो 3 से 4 क्वेश्चन में एक पैटर्न फॉलो करा देते हैं बीच बीच में, पता चला सी ऑप्शन सही है, और मोस्टली ऑप्शन बी और सी में ही जाते हैं। मोस्टली जो जाते हैं बी और सी में ही जाते हैं, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। आप चाहो तो प्रीवियस ईयर कोई भी यूपी का पेपर चेक कर सकते हो। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये तुक्का है या आप वही चूज करो, वो तो पेपर पे डिपेंड करेगा कैसा आ रहा है।
लेकिन यूपी ऐसा करता है। तीसरा पॉइंट, पेपर को कभी भी सीरियल से मत करना छोटे बच्चों की तरह कि शुरुआत से चालू किया और बस करते चलेगा। पेपर में एक पैटर्न फॉलो होता है एमसीक्यूज में। मैं आपको बता रहा हूँ एमसीक्यूज में जो वीडियो नहीं यूट्यूब पे आते हैं, तुक्का कैसे लगाएं, कौन सा ऑप्शन हमेशा सही होगा, वो बेवकूफों के चक्कर में मत पड़ो, लॉजिक सीखो। लॉजिक सिर्फ इतना है, आपका 100% पेपर में 60% पेपर बनता है नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल और कभी कभी मॉडरेट अगर टफ पेपर बना तो। ये नॉर्मल क्वेश्चन जो आते हैं ये सीरियल से कभी नहीं रखे जाते, ये हमेशा बीच बीच में छुपा के रखे जाते हैं। अब बाकी के 20% में आपको दिया जाता है थोड़ा सा मॉडरेट, 15% में आपको दिया जाता है टफ, और बाकी के 5% में वो दिया जाता है जो आप छोड़ो आपके टीचरों से भी जल्दी ना हो, है ना। 5% क्वेश्चन वो दिए जाते हैं जो नहीं करने होते। हाँ सुन लो, मैं पूरा बता रहा हूं ध्यान से, ये क्वेश्चन नहीं करने होते हैं, ये इसीलिए दिए जाते हैं क्योंकि आप पेपर करने बैठे, अब आप हो भावुक आदमी, अब आप सीरियल से कर रहे थे, वो 5% वाला क्वेश्चन आ गया बीच में, अब आप ईगो सेटिस्फाई कराएंगे। और ये दिक्कत पता है किसके साथ होती है, लड़कों के साथ ज्यादा होती है। तो बॉयज खासकर ध्यान दें, आपकी मैथ अच्छी है, क्वेश्चन आया 5% वाला, आप एकदम अरे हमने पूरी मैथ पढ़ी भगवती सर से एकदम सीखा है, ऐसे कैसे हम छोड़ देंगे, आप वहां चले जाओगे। यही तो एग्जामिनर चाहता है, क्योंकि 100% मार्क्स कोई यूपी बोर्ड का 11-12 तो चल नहीं रहा, तो आप 100% मार्क्स लाएंगे, बिल्कुल नहीं लाने। आपको ये 5% क्वेश्चन नहीं छूने, क्वेश्चन पढ़ा, अगर अंदर से आवाज आ रही कि कर लेंगे तो हाथ लगाओ, नहीं तो छोड़ो, बाद में देखेंगे। अच्छा, उसके बाद अगर उस समय मान लो उठा भी लिया आपने और 30 सेकंड आपने बर्बाद कर दिए, 30 सेकंड से ज्यादा मत दो, 30 सेकंड बर्बाद किए, अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ दो। ये मत सोचो कि यार 30 दे दिया 30 और दे दे लो हो जाएगा, 30 दोगे तुम, 30 छोड़ो, तुम 5 मिनट दे दोगे और नहीं होगा तुमसे, क्योंकि ये 5% का क्वेश्चन ये ना करने के लिए ही दिया जाता है। पेपर के टाइम को डिवाइड करिए, पेपर के टाइम को डिवाइड करिए पार्ट्स में। शुरुआत में या तो अगर आप थोड़ा सा अच्छे रीडर हैं तो आप शुरुआत के 5 मिनट में पूरा पेपर एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि ऑफलाइन पेपर है, आप पढ़ लेंगे आराम से। पढ़ने का मतलब इमला नहीं कह रहा हूं, है ना, पता चला बैठ जाओ, क्वेश्चंस को देख लो कहाँ टफ लग रहे हैं कहाँ आसान लग रहे हैं, और कभी भी एक जैसे सीरियस ना लेके चलो, है ना। शुरुआत के 15 क्वेश्चन कर लिए, 10 का गैप कर दो, फिर आ जाओ, फिर 10 का गैप कर दो, फिर आ जाओ। ये जो 10 का गैप होता है ना, ये आपको सिंपल क्वेश्चंस की ओर लेके जाता है, जिससे कि आप आसान क्वेश्चन जल्दी कर लेंगे, टफ क्वेश्चन के लिए समय मिल जाएगा, और वेरी टफ आपको करना ही नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, मैंने अभी अभी आपने देखा होगा टीजीटी का पेपर चल रहा है, अगर आप लोगों को पता हो टीजीटी का एग्जाम चल रहा है, और अभी टीजीटी का जो एग्जाम हुआ है वो इतना लेंथी पेपर बीच में आ गया इंग्लिश का, वो पेपर लोग पढ़ ही नहीं पाए, पूरा पेपर ही नहीं पढ़ पाए, इतना समय नहीं मिला। तो ये एक गलती करी आपने, क्या गलती करी कि आपने शुरुआत से करना चालू किया और लास्ट तक आप पहुंचे ही नहीं, क्योंकि आप टफ क्वेश्चन भी कर रहे हो, आसान भी कर रहे हो, सब में कर रहे हो। इसलिए भैया मेरी एक ही सलाह है कि पेपर को पूरा पढ़िए, या तो 5 मिनट में पढ़ लीजिए या तो गैप कर करके सॉल्व करिए, गैप करके सॉल्व करोगे पूरा पेपर भी देख लोगे, जो नहीं आता तुरंत छोड़ो, कभी भी उसको रीड करने के चक्कर में मत पड़ो, बाद में पढ़ा जाएगा यार, आसान तो कर लो, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, फिर आप यही कहते हो सर अगली बार देखेंगे, तो अगली बार मत आने दो, इसी बार में देख लो तो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि हर साल आप इतना कंपटीशन बढ़ा देंगे, क्योंकि आपको पता है हमारे देश में हर साल एक ऑस्ट्रेलिया आता है ना, तो एक ऑस्ट्रेलिया आ रहा है तो एक ऑस्ट्रेलिया कंपटीशन में बढ़ भी रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया से आप नहीं लड़ सकते, ये मेरी गारंटी है, इसलिए अपने आप से लड़ लो, वही ज्यादा अच्छा है। तो चलिए, ये हो गया लॉजिक जो आपको लगाना है एग्जाम में, क्योंकि मैं भी इसी लॉजिक से पेपर क्वालिफाई करता हूँ और आपको भी वही बता रहा हूँ, ये मंत्र है खासकर उनके लिए जो पहली बार पेपर दे रहे हैं ऑफलाइन में, क्योंकि चाहे ऑफलाइन दे चाहे ऑनलाइन, रूल यही सिंपल है, पेपर एक सीरियल से कभी मत करिए, नहीं तो आप फंस जाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। ओके, चलिए ये तो हो गया पहला क्वेश्चन, आते हैं सब्जेक्ट पे, बहुत हो गया ज्ञान, ज्ञान आपको बहुत मिल जाएगा, यूट्यूब पे बहुत मेंटोर बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका, विच लॉ इज इन्वॉल्व इन द एक्ट ऑफ क्लीनिंग अ कारपेट बाय बीटिंग इट विद अ स्टिक। आपने देखा है ना, जो कारपेट होते हैं उसको डंडे से पीट कर साफ किया जाता है, तो इसमें कौन सा नियम लग रहा होता है, ये आपको बताना होता है। गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो जब आप कारपेट को पीट कर उसे साफ करते हैं तो वहां गति का कौन सा नियम, बताओ भाई, लगता है गति का कौन सा नियम वहां पे काम करता है कारपेट को पीट कर साफ करना? ओके, बी ऑप्शन, ए ऑप्शन, दो आंसर आए अभी तक। ए ऑप्शन, डी भी आ गया, बहुत बढ़िया। सी भी कर दो फिर हम बताएं, तो सारे चूज कर लेते हो, बचता ही नहीं कुछ, है ना। सी ऑप्शन। चलो, अब हमने बी का सजेशन क्या दे दिया, एकदम बी पे ही उतार आए हो। नहीं सर, अरे मेरा यूपी नहीं है, मेरा रैंडम है भाई। चलो, करेक्ट आंसर देखा जाए तो ए ऑप्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, गति का पहला नियम, जिसे कहते हैं जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम, कोई भी वस्तु जब तब तक अपनी स्थिति नहीं बदलती जब तक उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। यही है पहला नियम न्यूटन का, कि अगर आपके पास कोई वस्तु है, लॉ ऑफ इनर्शिया इसे कहते हैं इंग्लिश में, तो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन तब तक नहीं बदलेगा जब तक आप उस पर बाह्य बल या एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। अब जब आप कारपेट को पीटते हो तो क्या होता है, कारपेट रखा है, उसमें गंदगी है यानी कि धूल के कण है। अब होता है क्या, जब आप कारपेट को डंडे से मारते हो, तो कारपेट को आपने जैसे ही डंडे से मारा तो कारपेट पे तो बल लगा, पीछे गया, लेकिन धूल के जो कण थे, पार्टिकल, वो तो बेचारे इनर्शिया की वजह से, जड़त्व की वजह से वहीं रह गए, इस वजह से वो उससे अलग हट जाते हैं। ठीक है, ये रूल यहाँ पे लगता है। जड़त्व के नियम के बहुत एग्जाम्पल पेपर में आते हैं। चलती हुई गाड़ी में आप ब्रेक लगाते हैं तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, क्यों? जड़त्व की वजह से। ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन वहां काम करता है, गति का जड़त्व। तो इसीलिए आपको सीट बेल्ट दी जाती है कि भाई पहनो, है ना। रुकी हुई बस जब अचानक से चलती है तो भी, नहीं उल्टा हो गया क्या, हाँ ठीक है, रुकी हुई बस जब अचानक से चलती है तो आप पीछे की ओर झुक जाते हैं, क्यों? वो भी जड़त्व है, लेकिन वो स्थिर जड़त्व है, क्योंकि रुकी हुई बस अचानक से चली है, तो आपकी बॉडी तो रेस्ट में है और आप पीछे की ओर चले जाते हो, ये भी जड़त्व है। तो जड़त्व के बहुत सारे एग्जाम्पल आपकी डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं। ठीक है भाई, तो ये याद रखिएगा, सिंपल सा। हिंदी में क्यों नहीं है भाई, हिंदी में इसलिए नहीं हो पाए आज, क्योंकि आज मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिला। सुबह 9 बजे से मैं बैठा हूँ ऐसे ही, है ना, सिर्फ मुंह धुलने जा पा रहा हूँ, खाना भी नहीं खाया, ऐसे ही रखा बगल में देख रहा हूँ। तो भाई इस वजह से आज समय नहीं था, इसलिए यूट्यूब पर भी इंग्लिश में ही गया है सेशन, और यहाँ पर भी इंग्लिश में गया। लेकिन हाँ, नेक्स्ट क्लास में समय लेके भाई बना लेंगे आराम से, ठीक है। ओके, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जड़त्व याद रखना भैया, हाँ सिंपल सा रूल है जड़त्व का नियम। सेकेंड लॉ जो होता है, सेकेंड लॉ वो होता है आपका बल का नियम। हाँ, यहां से एक क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनना भाई। बल का नियम, ये जो बल का नियम होता है, ये होता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाई dt। यहीं से फॉर्मूला आता है F इक्वल्स टू ma, है ना। ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला बनता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि बताओ न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ जो है, तो उसमें मैथमेटिकल फॉर्म अगर लिखें तो क्या होगा, ये होगा या फिर ये होगा, बताओ भाई। यूट्यूब पे शाम को 5 बजे क्लास होती है, 5 PM। ठीक है, चलो भाई बताओ, बल का नियम अगर आप लिखना चाहते हैं, न्यूटन का द्वितीय नियम मैथमेटिकल फॉर्म में, तो किस रूप में लिखेंगे, फर्स्ट या सेकेंड? ए, बी, फर्स्ट, बी। देखो भाई, एक बात हमेशा याद रखना, ये न्यूटन का सेकेंड लॉ नहीं होता। बिल्कुल सही है, फर्स्ट वाले लोगों का सही आंसर है, क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है कि किसी भी वस्तु पे लगने वाला, ठीक है, किसी भी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। द फोर्स एक्टिंग ऑन एनी बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ये तो सिर्फ एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो सेकंड लॉ से निकल के आया, बस इतना सा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इनमें से विद्युत का सबसे अच्छा चालक आपको बताना है कौन है। इनमें से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? ग्लास, हमारे बॉडी, एबोनाइट, या फिर शेलैक? बताओ भाई। हाँ, यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हमारा शरीर, हम बड़े अच्छे चालक हैं, है ना। कभी आप एक्सपीरियंस करना चाहें तो कर भी सकते हैं। हमसे अच्छा कंडक्टर भला कोई। ऐसे आप हम बजाय जितना आलस से दिखाएं, लेकिन हमारा शरीर आलस से नहीं दिखाता। अगर विद्युत धारा आई तो फिर समझ लो हम तुरंत फ्लो कराएंगे। अरे हम है ना, तार की क्या जरूरत है। तो हमारा शरीर बहुत बढ़िया होता है। तो हमारा शरीर जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, ग्लास नहीं होता। अब एक छोटू सा क्वेश्चन पूछ लें आपसे, बताओ ग्लास क्या है? अगर हम आपसे पूछे कांच, ग्लास को वो वाला ग्लास ना समझना जिसमें पानी पीते हो, कांच की बात कर रहे हैं। कांच क्या है? ठोस, द्रव, गैस, या कुछ और? ग्लास क्या है कि कौन सी अवस्था है, कांच कैसी स्टेट है? ओके शालिनी जी, बहुत बढ़िया। ठोस है, लिक्विड है, सॉलिड है, गैस नहीं कहोगे? गैस भी बता दो। प्लाज्मा है, ओहो, बस ठीक, बढ़िया। प्लाज्मा भी समझ गए। कांच एक होता है सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड, यानी कि अति शीतित द्रव। इसे क्या कहते हैं भाई? अति शीतित द्रव है। कोई द्रव बहुत ज्यादा ठंडा कर दिया जाए तो वो कांच बन जाता है। तो अब कोई भी द्रव ना ले लेना, पानी लेके कांच बनाने लगो, वो सिलिका होता है, उसमें मेन कंपोनेंट मिलाए जाते हैं, ठीक है। तो वो मिलाए जाते हैं, तो ये आपका सुपर कोल्ड लिक्विड होता है। चलो, एबेनाइट और सेलेर जो होते हैं, ये दोनों रॉड कुछ अलग होती हैं इलेक्ट्रिसिटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। इनमें से किसके पास अधिकतम ऊर्जा होती है, ये आपको बताना है। इनमें से किस कलर के प्रकाश के पास अधिकतम ऊर्जा होती है, ये आपको बताना। पीले रंग की लाइट के पास, लाल रंग, सॉरी, हरे रंग की लाइट के पास, या वॉयलेट कलर, या फिर लाल रंग? किसके पास ऊर्जा सबसे ज्यादा है? ओके, डी ऑप्शन, ए ऑप्शन येलो कलर, सी ऑप्शन संध्या जी कह रही वॉयलेट, रेड। अच्छा, वॉयलेट और रेड में लड़ाई चालू हो गई है। करेक्ट आंसर है, जीतेगा कौन? देखो भाई, हम कई बार इस क्वेश्चन को करा चुके हैं, इस टाइप का मतलब, और कई बार आपको बता भी चुके हैं कि सफेद प्रकाश में 7 रंग होते हैं, और वो होते हैं वेबक्यूर। ठीक है भैया मेरे। अब जब आप वॉयलेट से रेड की तरफ चाहते हो, बैंगनी से लाल रंग की तरफ चाहते हो, तो आपके लैम्डा यानी कि वेवलेंथ, जिसे हिंदी में कहते हैं तरंग दैर्घ्य, हमेशा बढ़ती है। ओके। लेकिन जब आप रेड से वॉयलेट की तरफ आते हो, तो आपकी फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति बढ़ती है। ओके, आवृत्ति बढ़ता है, और आवृत्ति जिसका बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी जिसका बढ़ेगा, उसी का एनर्जी बढ़ेगा, क्योंकि प्लांक सर ने हमें पढ़ाया था E इक्वल्स टू एच न्यू। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा एनर्जी, तो एनर्जी भी बढ़ता है, ऊर्जा भी इधर जाने पर बढ़ती है। तो आप देख लो किसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा है, वॉयलेट कलर की। बस आंसर सही हो गया। ठीक है, वॉयलेट कलर आपका सही आंसर। सबसे कम ऊर्जा पूछी जाती तो रेड कलर होता। वेवलेंथ सबसे ज्यादा रेड की होती है। ठीक है, ये सारे पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा, तभी हम पूरी साइकिल आपको बना के समझा देते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The focal length of a lens in a photographic camera is 5 centimeter. What is the power of the lens? किसी लेंस की फोकस दूरी आपको दे रखी है कितनी? 5 सेंटीमीटर। तो आपसे लेंस की क्षमता पूछी गई है। लेंस की क्षमता बताइए, यानी कि उसकी पार बताइए कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया भाई। तो बताओ भाई, उसकी पार कितनी होगी? डी ऑप्शन अभिषेक जी। ओके, और बाकी लोग निकालने चले गए क्या क्षमता? डी ऑप्शन, ओके। और भाई
संध्या जी डी ऑप्शन, ऑल इंडिया डी ऑप्शन, ओके। भरत बी ऑप्शन। शिवानी जी कह रहे हैं सर 15 हो जाएगा। ओके चलो भाई देखते हैं। ये भी हम फॉर्मूला आपको पहले भी बता चुके हैं। ये फॉर्मूला भी पहले आपको बताया कि किसी भी लेंस की जो पार होती है क्षमता, वो होती है 1/f। लेंस की जो शक्ति होती है वो 1/फोकस दूरी होती है ना भाई। और फोकस दूरी हमेशा किस में लेनी चाहिए, मीटर में लेनी चाहिए, ये भी हमने आपको बताया था, है ना भाई। तो बस अब रख दो P इक्वल्स टू 1/, ये तो सेंटीमीटर में सर, तो मीटर बनाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा अपॉन 5, आंसर आ जाएगा 20 डायोप्टर। आपको पता है इसकी लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है ना। तो ये आपको याद रखना है, डायोप्टर, ये आपका राइट आंसर। ओके भाई चले, ये सीख गए लॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट is around the earth is। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यानी कि भू स्थिर उपग्रह, भू स्थिर उपग्रह का जो आवर्त काल है पृथ्वी के आवर्त काल का कितने गुना है, ये बताना है आपको। पृथ्वी के आवर्त काल का कितने गुना है, कितने गुना है? 2 गुना है, ट्वाइस यानी कि 2 गुना है, इक्वल है यानी कि समान है, ये दोनों सेम है तो इसको चलो हाफ कर लो, है ना, आधा है, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, इसको हमने हाफ कर दिया, आप सही आंसर बताओ भाई। करेक्ट आंसर ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, भू स्थिर उपग्रह, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ओके बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। ओके बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर है समान। देखो भैया एक बात ध्यान रखना, पृथ्वी जो है हमारी वो अपने एक्सिस के चारों ओर घूमती है, अपने घूर्णन अक्ष के चारों ओर घूमती है। तो पृथ्वी अपना एक चक्कर लगाने में समय लेती है 24 घंटे, अपने एक्सिस के चारों ओर घूमने में 24 घंटे। ओके, और जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है, जियो स्टेशनरी का मतलब भू स्थिर, भू स्थिर सैटेलाइट वो होती हैं जो पृथ्वी के इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा के चारों ओर घूमती है। किसके चारों ओर घूमती है भाई, भूमध्य रेखा, इक्वेटर के चारों ओर चक्कर लगाती है। और ये सैटेलाइट जो होते हैं काफी ऊंचाई पर लॉन्च की जाती है। कितनी ऊंचाई पर, पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर लॉन्च किए जाते हैं। ओके अच्छा सर, उसके बाद ये भी जब पृथ्वी का चक्कर लगाती हैं तो इनका भी टाइम पीरियड होता है 24 घंटे। ये भी हमारी पृथ्वी का चक्कर 24 घंटे में लगाती हैं, इसीलिए तो इसे भू स्थिर कहा जाता है, जियो स्टेशनरी। क्यों, क्योंकि मान लो, इमेजिन करो, ये मान लो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, ये है सैटेलाइट। अब दोनों ही 24 घंटे में चक्कर लगा रहे हैं एक दूसरे का, तो कैसा लगेगा, देखना जरा ध्यान से। ऐसा लगेगा कि दोनों एक साथ चल रहे हैं, बिल्कुल साथ साथ घूमते हैं। तो ऐसा लगता है दोनों रुके हुए हैं, एक दूसरे को जब देखते हैं तो लगता है दोनों क्या हुए हैं, रुके हुए हैं। तो इसे क्या कहते हैं, जियो स्टेशनरी कहा जाता है। ओके, क्यों ऐसा लगता है देखने पे कि ये रुका हुआ है, इसलिए इसको भू स्थिर कहा जाता है। बस यही लॉजिक यहाँ पे काम करता है, तो याद रखिएगा इसका टाइम पीरियड सेम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखते हैं भाई क्या है। एक पेंडुलम है, पेंडुलम आप सबने देखा है भाई। एक पेंडुलम जो है वो बहुत तेजी से क्या करता है, मूव करता है स्टैंडर्ड पेंडुलम की तुलना में। जो एक आदर्श स्टैंडर्ड पेंडुलम होता है उसकी तुलना में वो बहुत तेजी से घूम रहा है। अगर उसे स्टैंडर्ड बनाना है तो पेंडुलम की लंबाई के साथ क्या बदलाव करना पड़ेगा, आपको रिड्यूस करनी पड़ेगी लंबाई और द्रव्यमान बढ़ाना पड़ेगा, रिड्यूस करनी पड़ेगी लंबाई और द्रव्यमान भी घटाना पड़ेगा, या फिर लंबाई बढ़ा दीजिए या फिर सिर्फ लंबाई घटा दीजिए। तो बताओ भाई क्या लॉजिक लगेगा।
एक पेंडुलम है जो बहुत तेजी से घूम रहा है स्टैंडर्ड पेंडुलम की तुलना में, उसे स्टैंडर्ड बनाना है, तो उसके लिए पेंडुलम की लंबाई के साथ क्या बदलाव करना चाहिए? पेंडुलम की लंबाई को घटा दें और द्रव्यमान को बढ़ा दें, या फिर लंबाई घटा के द्रव्यमान भी घटा दें, या फिर लंबाई बढ़ा दें, या फिर रिड्यूस कर दें? तो भाई पेंडुलम का आपको बताना है, बताओ जल्दी से। ओके, तो यहाँ पे एक छोटा सा देखो फॉर्मूला लग रहा है, अगर आपको टफ लग रहा है कोई बात नहीं, यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है बिल्कुल सिंपल सा, T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा है। हमें क्या करना है, वो बहुत तेजी से घूम रहा है ना, उसके टाइम पीरियड को क्या कर देना है, धीमा कर देना है ना, बहुत तेजी तेजी से ऐसे ऐसे घूम रहा है, उसको आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड बनाना है, यानी कि उसका टाइम पीरियड ज्यादा लगे, वो आराम से घूमे, स्लो हो जाए, है ना। स्लो हो जाएगा तो टाइम ज्यादा लेगा, ऑब्वियस सी बात है, स्लो होगा तो टाइम ज्यादा लेगा। तो वहां पे लंबाई के साथ क्या चेंज करें भाई, तो लंबाई में क्या चेंज करें, तो आप साफ साफ यहाँ पे देख रहे हो कि अगर आपको पेंडुलम को स्लो करना है, यानी कि टाइम बढ़ाना है, तो लंबाई को भी बढ़ा देना पड़ेगा, है ना। लंबाई बढ़ा दोगे तो टाइम बढ़ जाएगा, है ना, तो ज्यादा दूरी जाएगा तो समय भी ज्यादा लेगा। तो ये आपको छोटा सा काम यहाँ पे कर देना है। ओके, ये छोटा सा थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, इतना हाई लेवल आने वाला भी नहीं पेपर में, ये पता नहीं कैसे लग गया इसमें, कोई बात नहीं, चलो सीख लिया कुछ आपने नया। चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन वर्चुअल इमेज यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनाएगा, लेकिन साथ में लॉन्गर द साइज यानी कि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब भी बनाएगा? इनमें से कौन वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब किसी भी वस्तु का बनाता है, यह बताना है। कॉनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस, कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण, बी एंड सी बोथ। बताओ भाई, ये लॉजिकल क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं, तो ये मत कहना सर नहीं कराया। आभासी भी बनाए और वस्तु से बड़ा भी बनाए, हाँ भाई बताओ। आभासी भी बनाए और वस्तु से बड़ा भी बनाए, विच ऑप्शन इज करेक्ट? चलो भैया सब अलग अलग आंसर चूज कर गए, करेक्ट आंसर है डी, बी एंड सी बोथ। कैसे, आओ दिखाते हैं। एक छोटू सी लाइन है जो आप हमेशा याद कर लो, क्या, कि भैया अगर अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस किसका भाई है? पता है आपको इनका रिलेशन, रक्षाबंधन आने वाला है बताओ, कॉन्वेक्स लेंस किसका भाई होता है? भैया कॉन्वेक्स लेंस भाई होता है कॉनकेव मिरर का। ओके, तो यानी कि उत्तल लेंस जो है वो भाई है अवतल दर्पण का, और ये दोनों भाई बहन हैं, तो इसका मतलब है कि दोनों एक ही जैसा बिहेवियर दिखाएंगे, है ना। तो दोनों ही रियल इमेज भी बनाते हैं, यानी कि वास्तविक भी बनाते हैं, दोनों ही वर्चुअल भी बनाते हैं, यानी कि आभासी प्रतिबिंब भी बनाते हैं, दोनों ही छोटा प्रतिबिंब भी बनाते हैं, यानी कि स्मॉल भी बना लेते हैं, और दोनों ही लार्ज भी बना लेते हैं, यानी कि बड़ा प्रतिबिंब भी बना लेते हैं। तो जब कभी भी आभासी बनाते हैं
तो हमेशा बड़ा बनाते हैं, लार्ज बनेगा जब आभासी बनेगा इन दोनों में, ये पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा कौन है भाई बहन? दूसरे भाई बहन है कॉन्वेक्स मिरर किसके साथ? कॉनकेव लेंस के साथ। ओके, यानी कि उत्तल दर्पण जो है वो किसका भाई है? वो है अवतल लेंस का। तो ये दोनों बेचारे हमेशा और हमेशा स्मॉल इमेज बनाते हैं, यानी कि छोटी इमेज बनाते हैं वस्तु से, और हमेशा ही वर्चुअल बनाते हैं, यानी कि आभासी बनाते हैं, और बेचारों को कुछ आता ही नहीं है ऑलवेज। ठीक है, बस ये पॉइंट याद रखिएगा, अब कभी गलती मत करना भाई। ओके, सबको क्लियर है? अब तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बस इतना सा लॉजिक है, यही दिमाग में बैठा लो। ओके भाई, मोहम्मद सलीम जी आप ऐसे हाथ मत करो भाई, बता दो चैट में लिख के, क्योंकि वॉइस नहीं हो सकती। आप लिख के बता दो, आपको अगर कोई दिक्कत है या कोई चीज पूछनी है तो आप लिख के पूछ लो, हम वहां बता देंगे। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे तब तक बढ़ते हैं। पारसेक, अब इससे ज्यादा हलवा क्या खाओगे भाई? पारसेक किसका मात्रक होता है? जल्दी से बताओ, पारसेक किसका मात्रक होता है? मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल का, शाइनिंग ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश की चमक का, डिस्टेंस यानी कि दूरी का, समय। कुछ लोग बता रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स का है, कुछ इंटेलिजेंट कह रहे हैं चमक का है। शादी हो रही ना, एकदम टेंट लगा है, चमक का है, मतलब कुछ भी। पारसेक में भी यार बड़ी समस्या है। चलो कुछ लोग तो सही है, सी ऑप्शन जितने लोगों ने दिया है, संध्या, अभिषेक और भी कई लोगों ने आंसर दिया है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपका। दूरी का मात्रक होता है भैया, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है, बिल्कुल अभिषेक जी, बहुत बढ़िया। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक, और एक पारसेक में कितने लाइट ईयर होते हैं भाई? एक पारसेक में होते हैं 3.26 लाइट ईयर, यानी कि प्रकाश वर्ष। और अगर आप इसको मीटर में लिखें तो एक पारसेक हो जाता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ओके, बस इतना सा पॉइंट याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। एयर बबल पानी के अंदर कैसे बिहेव करता है? एक हवा का बुलबुला पानी के अंदर किस तरह का व्यवहार करता है? वो कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस बन जाता है, प्लेनो कॉन्वेक्स बन जाता है, समतल उत्तल, या फिर अवतल उत्तल, या फिर सिर्फ अवतल, या फिर सिर्फ उत्तल। तो एयर बबल पानी में किस तरह से बिहेव करता है ये बताना है आपको। हाँ भाई, भी ऑल इंडिया, बहुत बढ़िया भाई। देखो कॉनकेवो कॉन्वेक्स जो होता है ना, वो आपका कुछ इस तरह का होता है, ये कॉनकेव, और यहां से बनता है आपका कॉन्वेक्स। ये प्लेनो कॉन्वेक्स जो होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं, ऐसे। कॉनकेव तो आप जानते ही हैं भाई, इस तरह से होता है, और कॉन्वेक्स भी आपको पता है इस तरह से होता है। तो करेक्ट आंसर सी ऑप्शन है, ये अवतल की तरह करता है भाई, अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। एयर बबल पानी के अंदर अवतल लेंस बन जाता है। ओके, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये भी बड़ा भैया तगड़ा क्वेश्चन है, हाई लेवल, ध्यान से सुनना क्वेश्चन क्या है। कैसे समझ नहीं आया? अरे जब एयर डालोगे पानी के अंदर समझ में आ जाएगा। वो क्या कहता है, कॉनकेव लेंस की तरह, यानी कि लाइट को डाइवर्ज कर देता है। ठीक है, लाइट को डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है। ओके, तो ये
आपको छोटे छोटे क्वेश्चन है जो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं। इनमें देखो एयर बबल जब जाता है ना, हवा आती है पानी के बीच में, तो पानी होता है डेंस मीडियम यानी कि सघन माध्यम, और ये हवा जो होती है विरल माध्यम। सघन से जब विरल में जाती है लाइट तो क्या होती है, दूर हटती है नॉर्मल से। आप ऐसे दिमाग लगा लो थोड़ा सा, है ना। तो इस तरह से आपको याद आ जाएगा कि ये फैला देता है। तो ये क्या करता है, एक तरीके से अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। बस इतना सा पॉइंट है, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट पे आते हैं भाई। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। अगर आपने पढ़ी हुई है एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का सापेक्षिकता का सिद्धांत। देखो आसान आसान क्वेश्चन जो आपके पेपर में आएंगे ना, वो हम पहले ही आपको प्रैक्टिस करा चुके हैं। अगर आपको टफ यहाँ पे लग रहा है तो आप चिंता ना करो, ये क्वेश्चन भी टफ है। ऐसा नहीं है मैं एकदम हलवा करा रहा हूँ, क्योंकि हलवा क्वेश्चन हम पहले ही करा चुके हैं भाई। थोड़ा सा लेवल हमने बढ़ाया है कि मान लो कुछ टफ क्वेश्चन आए तो क्या हो। बाकी अगर आपको दिक्कत है, साइंस बैकग्राउंड आपका नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो मैंने स्टार्टिंग में आसान क्वेश्चन कराए ना, उन्हें पढ़ लो, उन्हें अच्छे से पढ़ लो, उनके लॉजिक तैयार कर लो। बाकी एक्स्ट्रा नोट्स का मैंने आपको बोला था तो वो मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं, शायद आपने डाउनलोड कर लिए होंगे ऐप से। तो वो भी आप पढ़ते रहिएगा, वो तो हिंदी में ही है तो आपको हेल्प भी करेगा। ओके हाँ हाँ चलो हम बता रहे, हिंदी बता रहे भैया। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन थ्योरी यानी कि सापेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार, जब कोई वस्तु प्रकाश की चाल से चलती है, जब कोई वस्तु प्रकाश की चाल से अगर चले तो उसका द्रव्यमान और लंबाई दोनों बढ़ जाते हैं, द्रव्यमान और लंबाई दोनों घट जाते हैं, लंबाई घट जाती है लेकिन द्रव्यमान बढ़ जाता है, और लंबाई बढ़ जाती है लेकिन द्रव्यमान घट जाता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो सापेक्षिकता का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, वो कहती है कि कोई भी वस्तु दुनिया में कभी भी प्रकाश की चाल से नहीं चल सकती। पहली बात तो ये बैठा, क्योंकि प्रकाश की चाल तक पहुंचना नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि उसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, क्या, m इक्वल्स टू एम नॉट अपॉन 1 - v² अपॉन c²। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में आसान वाला आएगा, ध्यान से सुनना हम क्या बता रहे हैं। आपसे पूछेगा क्या कोई वस्तु प्रकाश की चाल के आसपास पहुंच सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर उसने प्रकाश की चाल प्राप्त कर ली, यहाँ पर v क्या है, वस्तु की चाल है, और c प्रकाश की चाल है, ठीक है, और ये वस्तु की चाल है। इस फॉर्मूले में अगर आपकी चाल लाइट की स्पीड के बराबर हो गई, v और c दोनों बराबर हो गए, तो जरा फॉर्मूले में रख के देखो, 1 माइनस ये 1 हो जाएगा क्योंकि v और c कट जाएंगे, 1 हो जाएगा, 1 - 1 0, यानी कि 1/0 क्या होता है, इन्फिनाइट। तो आपका द्रव्यमान अनंत हो जाएगा। और क्या आपका द्रव्यमान अनंत हो सकता है? नहीं हो सकता। इसीलिए आप प्रकाश की चाल तक नहीं पहुंच सकते। ओके, तो प्रकाश की चाल तक हम पहुंच नहीं सकते, और उस केस में आपका द्रव्यमान बढ़ता चला जाता है और वस्तु की लंबाई घटती चली जाती है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। लंबाई वाला कॉन्सेप्ट आपसे कभी नहीं पूछा जाता, ये हमने दे दिया, आपसे सिर्फ द्रव्यमान पूछा जाता है। तो हमेशा याद रखना, जैसे जैसे आप प्रकाश की चाल के पास बढ़ोगे, आपका द्रव्यमान बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और जब प्रकाश के चाल पे पहुंच जाओगे तो अनंत हो जाएगा। बस ये लॉजिक है इस क्वेश्चन में, ठीक है भाई। अच्छा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो आपके पेपर में बहुत आने के चांसेस हैं। किसी भी व्यक्ति का नॉर्मल टेम्परेचर यानी कि साधारण तापमान कितना होता है? वहां पर लेंथ का कॉन्सेप्ट आता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में भैया, लेंथ घट जाती है। ओके बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन। ओके, ये सी ऑप्शन वाले आंखें नहीं खोल रहे हैं लग रहा है ना, एकदम बंद करके सर टिक हो गया। अरे आंखें खोल के पढ़ लो, 98.4 जो है वो फॉरेनहाइट में होता है। 98 डिग्री सेल्सियस जिस दिन पहुंच जाओगे उस दिन शरीर का 70% पानी भाप बन के उड़ जाएगा और खुद का तो पता भी नहीं चलेगा। 50 डिग्री की गर्मी झिलती नहीं है इनसे, ये वहां एसी कूलर पंखा सब चला लेते हैं,
ये 98 डिग्री सेल्सियस में नॉर्मल रहेंगे, देख लो। मतलब सोचो तो भाई थोड़ा, जब तुम्हारे शरीर में 50 डिग्री की राजस्थान की गर्मी नहीं झेल रही है, तुम पानी उबालोगे बैठ के। भाई फॉरेन हाइट में ये वैल्यू होती है 98.4 डिग्री फॉरेन हाइट। यही कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर देते ही ये क्वेश्चन कि तुम एकदम 98 देखोगे, वो होता है डिग्री सेल्सियस में 37। करेक्ट आंसर बी है, 37 डिग्री सेल्सियस कहो या ये कहो तब सही आंसर होता है। ओके, कुछ लोग केल्विन में जा रहे हैं, भैया केल्विन में भी नहीं होता, ना ना ना, रहन दो, डिग्री सेल्सियस फॉरेन हाइट भी रखो शरीर, ज्यादा नहीं। ठीक है, चलो आगे आ जाओ भाई, आगे बढ़ते हैं। वेयर इज नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी सिचुएटेड? यूपी बोर्ड कभी कभी क्या करता है, वो आपसे कुछ साइंस के जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में पूछ लेता है। इसका मेथड बता दीजिए। मेथड इसका क्या होता है, कन्वर्जन का मेथड बता दें? अच्छा भैया कन्वर्जन का मेथड बिल्कुल बता देते हैं। देखो सिंपल सी बात है, अगर डिग्री सेल्सियस और फॉरेन हाइट के बीच आपसे पूछा जाए कि क्या रिलेशन होता है, तो भैया याद रखना कि यहां से C/100 इक्वल्स टू F-32/180, यहां से आप रिलेशन बना सकते हो। मान लो आपको डिग्री सेल्सियस में वैल्यू निकालनी हो और फॉरेन हाइट में दी जाए, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे 5/9 F-32। फॉरेन हाइट में दी जाए, डिग्री सेल्सियस निकालना हो, तो ये फॉर्मूला आप लगा देंगे। ठीक है भाई, अच्छा सर, लेकिन अगर मान लो फॉरेन हाइट निकालना हो, डिग्री सेल्सियस दिया जाए, तो आप इसका उल्टा फॉर्मूला कर देंगे 9/5 C और +32। ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब डिग्री सेल्सियस दिया जाए और फॉरेन हाइट में बदलना हो, है ना। ये दो फॉर्मूले हो गए। और केल्विन और डिग्री सेल्सियस में तो आसान है, डिग्री सेल्सियस बराबर K-273 होता है। अगर केल्विन दिया है, डिग्री सेल्सियस निकालना है, तो 273 घटा दो, और अगर केल्विन निकालना हो तो डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ दो। बस यही आपसे 4 पूछे जाते हैं, और आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा भाई। ठीक है, तो ये हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ है, जल्दी से बताओ। ओके, बी ऑप्शन हैदराबाद, बिल्कुल सही, हैदराबाद में है भाई। अरे ये इंस्टीट्यूट का नाम है, इसमें क्या हिंदी बता दे भाई। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी जो है, ये एक इंस्टीट्यूट का नाम है। ठीक है, ये रिमोट सेंसिंग का मतलब जो चीजों को रिमोटली यहाँ बैठे बैठे उनको, जैसे वो चलाते हो आप ड्रोन, वो होता है रिमोट सेंसिंग। मतलब रिमोट से बैठे बैठे चला रहे हो, टीवी चला रहे हो रिमोट से चैनल बदल गया, ड्रोन उड़ा रहे हो रिमोट चलाकर, या फिर सैटेलाइट को आप, जैसे मार्स मिशन इंडिया ने भेजा था, तो वो रिमोट सेंसिंग से ही तो कंट्रोल कर रहे थे हम लोग मार्स मिशन के रोवर को। तो वो रिमोट सेंसिंग जो होती है, वो उसका सेंटर जो है पूरा, वो हमारे इंडिया में हैदराबाद में है। ओके, ये याद रखिएगा थोड़ा सा। चलो नेक्स्ट आते हैं भाई। डेंजर सिग्नल में रेड लाइट क्यों यूज की जाती है? खतरे के निशान के लिए लाल रंग ही क्यों बना है? तभी कहते हैं शादी में लाल रंग ना पहना करो, है ना। वहां पूरा डेंजर का सिग्नल आपको दिया जाता है, लेकिन आप उसमें भी नहीं संभलते। वहां लड़की से लेकर उसके घर के सारे सदस्य उस सिग्नल को आपको आंखों तक दिखा रहे होते, अब तो जीत जाओ, लेकिन ना, हम तो लेके जाएंगे, तो फिर झेलो, कोई बात नहीं। लाल रंग जो है वो डेंजर सिग्नल में क्यों यूज किया जाता है, उसका कारण बताइए। क्योंकि वो हवा में सबसे कम अवशोषित होता है, सबसे कम अवशोषित होता है इस वजह से, या फिर रासायनिक अभिक्रिया सबसे कम करता है इस वजह से, रासायनिक क्रिया कम करता है भाई इस वजह से, या फिर हमारी आंखों को बड़ा अच्छा लगता है देखने में। अच्छा तो नहीं लगता, खैर। उसके बाद लास्ट में आते स्कैटरिंग, यानी कि प्रकीर्णन बहुत कम होता है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन का आंसर हमें मान लो नहीं आता है,
मान लो नहीं आता है, हम थोड़ी सी साइंस का एस पढ़े हुए हैं, मान लो हमें साइंस बैकग्राउंड मेरा नहीं है, तब भी हम इसका सही आंसर तो दे सकते थे। कैसे? कि हवा में कोई चीज एब्जॉर्ब नहीं होती, पहली बात तो ये, हवा है पानी नहीं जो एब्जॉर्ब कर लोगे, ठीक है? तो भैया ये नहीं हो सकता। रासायनिक क्रिया हवा में नहीं होती है ना, आयरन मैन नहीं चल रहा, तो रासायनिक अभिक्रियाएं खत्म कर दो। उसके बाद देखने में तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो ये तो सेंस ही नहीं बनाता। ये वर्ड स्कैटरिंग काफी साइंटिफिक लग रहा है कि नहीं लग रहा? सच्चाई से बताओ, ईमानदारी से, कि स्कैटरिंग इट्स लाइक अ साइंटिफिक वर्ड। बस यही सही है, खत्म। प्रकीर्णन सबसे कम होता है। स्कैटरिंग का मतलब होता है फैलना, है ना, फैलना। मतलब कि अब कुछ कह रहे सर देखने में अच्छा लगता है, अरे हाँ ठीक है भाई, सबका अपना अपना नजरिया है, हम ये थोड़ी ना कह रहे सबको खराब लगता है, ठीक है? लाइट कलर हमें पसंद है इसलिए हम बता रहे हैं, ओके? लोकतंत्र है, सारी आपको छूट है। ओके चलो आओ यहाँ प्रकीर्णन में बता रहे, क्या बता रहे थे? हाँ, लाल रंग सबसे कम क्यों फैलता है, उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि लाल रंग की तरंग सबसे ज्यादा होती है। अभी हम पीछे आपको बता के आए, लाल रंग की वेवलेंथ बहुत होती है, तरंग बहुत ज्यादा होती है, इसलिए लाल रंग, जैसे मान लो यहाँ हवा है, ये हवा है, ओके, हवा के पार्टिकल है, बाकी तरंगे जब आती हैं तो वो पार्टिकल से ज्यादा टकराती हैं, टकराओगे तो फैलोगे ही। लेकिन लाल रंग में एक बड़ा फायदा है भैया, क्या है? बड़ी सी वेवलेंथ है, जंप करके निकल जाती है, तो काफी कम हवा के पार्टिकल से टकराती है, तो काफी कम हवा के पार्टिकल से टकराएगी तो फैलेगी भी कम, इसीलिए लाल रंग बहुत दूर से दिखता है। आप देखते हो ना, जैसे रेलवे में रात में जो लाइट जलाई जाती है स्टेशन में, दूर से दिखने लगती है कि आगे स्टेशन है, इसीलिए, क्योंकि वो फैलता कम है, यही कारण है। और नीला रंग ज्यादा फैलता है, इसीलिए क्वेश्चन लो, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से तैयार करो। आसमान नीला क्यों होता है? क्योंकि नीला रंग फैलता ज्यादा है। समुद्र नीला क्यों होता है? क्योंकि वहां रमन इफेक्ट चलता है, टकरा कर प्रकाश फैलता है, इस वजह से, ठीक है? ये याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा, द सेंट्रीपिटल फोर्स। आपको पता है कि वृत्तीय गति में दो बल होते हैं, एक अपकेंद्र एक अभिकेंद्र, तो यहां पे बात कर रहे हैं अभिकेंद्र बल की। अभिकेंद्र बल जो किसी वृत्तीय गति करते हुए वस्तु पर लगता है, वो किस पर डिपेंड करता है, ये बताना है। अभिकेंद्र बल किस पर निर्भर करता है? ऊर्जा पर, एनर्जी, इम्पल्स यानी कि आवेग, स्पीड यानी कि चाल, प्रेशर यानी कि दाब। बताओ भाई, अभिकेंद्र बल जो आप जब सर्कुलर मोशन करते हो तो केंद्र की ओर जो बल लगता है उसे अभिकेंद्र बल कहते हैं, ठीक है भाई? और इस बल के बिना आप वृत्तीय गति नहीं कर सकते, ये बल जरूरी है। तो ओके, शालिनी निशांत सही है आपके आंसर। बाकी और आंसर करो भाई जल्दी से, क्या होगा? ओके चलो, अब बात करते हैं आंसर की। तो भाई देखो, बी और डी वाले आंसर जो आए हैं वो 10 सेकंड का मौन रखें, करेक्ट आंसर सी है स्पीड। क्यों? लॉजिक सुनो, लॉजिक सुनो, बहुत बढ़िया लॉजिक। हमारी पृथ्वी हमारे सूर्य के चारों ओर घूम रही है, मान लो वो सर्कल में घूम रही है ना? अच्छा एक बात बताओ, क्या पृथ्वी की ऊर्जा कम, या पृथ्वी मान लो किसी दिन थक जाएगी तो क्या स्क्वायर में घूमने लगेगी? है, बताओ, पृथ्वी घूमेगी तो सर्कल में जाए, जितना थक जाए, तो ऊर्जा का तो कोई काम ही नहीं है ना? अच्छा आवेग की बात करें, आवेग भैया होता है, वो होता है जे, एक सदिश राशि है जो होता है एफ इंटू डेल्टा टी। मतलब आवेग का मतलब होता है किसी भी वस्तु पर बहुत कम समय के लिए लगने वाला बल आवेग कहलाता है। मान लो जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, तो उसमें बॉल आई, आपने बैट से बॉल को मारा, तो बैट और बॉल का संपर्क कुछ सेकंड के लिए हुआ, मिली सेकंड के लिए हुआ, तो ये जो बहुत कम समय के लिए बल लगता है ना, उसे आवेग कहते हैं, है ना भाई? अच्छा उस पर भी निर्भर नहीं करता क्योंकि यहाँ कोई बल नहीं लग रहा है। दाब की बात करें तो दबा थोड़ी ना दोगे बैठ के, है ना, वो तो अपना फ्री आराम से घूम रहे हैं। कुल मिला के चाल पर निर्भर करता है। दिमाग लगाओ, पता कैसे? मान लो पत्थर घुमाया कभी छोटे बचपन में रस्सी में बांध के? अरे देखा तो होगा, नहीं घुमाया तो देखा होगा। मान लो आप पत्थर घुमा रहे हो, घुमा रहे हो, घुमा रहे हो,
अगर आप उसको धीमा कर दो तो वो घूमते घूमते आपकी बॉडी से ही टकराता था। याद है, हमने बड़े खाए हैं बचपन में, है ना। तभी पत्थर की जगह कुछ और ही बांधो सही है, पता चला कहीं मुंह के पास लग गया तो दिक्कत है। तो पत्थर घुमाने में जब स्पीड कम करते हो तो आपको लगता है, और जब स्पीड बहुत ज्यादा कर देते हो तो पड़ोसी को लगता था, क्योंकि आपसे संभलता तो था नहीं, तो आपसे छूट जाता था, रस्सी टूट जाती थी, वो कहीं और जाता था। तो ये क्या हुआ, स्पीड पर निर्भर की सर्कुलर मोशन, करी कि नहीं करी। बस लॉजिक तो यही था, आंसर हो गया स्पीड, कि आपका अभिकेंद्र बल स्पीड चाल पर निर्भर कर रहा है। ओके चलो भाई आगे आ जाओ। मॉलिक्यूल की रेंज कितनी होती है, यानी कि अणु कितने छोटे होते हैं, अणु का परास आपको बताना है। जैसे हम आपको पहले ही बता चुके हैं, नाभिक का कितना होता है, फर्मी होता है, एक फर्मी बता चुके हैं ना, 10⁻⁻15 मीटर नाभिक कितना छोटा होता है। परमाणु भी हम आपको बता चुके हैं, एटम वो पिकोमीटर में होता है, एक पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻12 मीटर, ये परमाणु का होता है। तो मॉलिक्यूल जो परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है वो कितना होगा, वो होता है भैया बी ऑप्शन, यानी कि 10⁻⁻8 मीटर। ये अणु जो होता है वो इतना बड़ा होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका करेक्ट है, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है भाई, पेपर में बहुत आता है। आप लोगों ने वो पढ़ी है ना, परवलय वाली गति। कभी क्रिकेट खेलते हैं जो लोग, उनको पता होगा कि जब बॉल हवा में फेंको तो ऐसे गिरती है आगे जाके, है ना। बॉल हवा में फेंको तो इस तरह से परवलय आकार गति करते हुए जाती है, जिसे प्रक्षेप गति कहते हैं, प्रक्षेप गति। तो क्वेश्चन बहुत आता है, ये दूरी कहलाती है परास, जो हॉरिजॉन्टली आप कितनी दूर वस्तु को फेंक के आए हैं वो कहलाता है परास, यानी कि रेंज। ये ऊपर अधिकतम ऊंचाई कहलाती है एच मैक्सिमम, और जितनी देर हवा में रहता है उसे कहते हैं फ्लाइट टाइम, यानी कि उड्डयन काल। तो आपसे पूछा गया कि अधिकतम परास अगर हमें चाहिए तो हम किस कोण से, किस एंगल से वस्तु को फेंके। तो हमेशा याद रखिएगा भाई, किसी भी वस्तु को सबसे ज्यादा दूर फेंकने के लिए, जैसे नीरज भैया ने देखो फेंका तो सबसे ज्यादा दूरी तय करी, तो वो एंगल कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। तो नीरज भैया ने हमारे देश का नाम रोशन किया इसी से। तो यहाँ पे थोड़ी सी साइंस ये काम करती है कि 45 डिग्री के एंगल पे अगर आप वस्तु को फेंकेंगे तो वो अधिकतम दूरी तय करती है हमेशा, ये याद रखिएगा। सी ऑप्शन सभी का सही है, ये क्वेश्चन आता बहुत है पेपर में। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द एयर रेजिस्टेंस, यानी कि हवा का प्रतिरोध, हवा का प्रतिरोध किसी स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु पर, स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु पर अगर लग रहा है तो वो किस चीज पर निर्भर कर रहा है, ये बताना है। वो घर्षण यानी कि फ्रिक्शन पर निर्भर कर रहा है, शेप यानी कि आकार पर निर्भर कर रहा है, प्रेशर यानी कि दाब पर निर्भर कर रहा है, डेंसिटी मींस घनत्व पर निर्भर कर रहा है। तो जब कोई वस्तु हवा में आती है नीचे स्वतंत्र रूप से गिरती हुई, तो उस पर लगने वाला हवा का प्रतिरोध किस चीज पर निर्भर करता है, ये आपको बताना है। दाब पर निर्भर करता है, अच्छा भाई। शालिनी जी कह रही सर आकार पर निर्भर करता है। और बताओ भाई, और बताओ। अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना है, आपने एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, देखा ही होगा, सबने देखा होगा, जिसमें वो भैया कहते हैं 10 रुपए एक्स्ट्रा ले लो लेकिन जल्दी उतार दो, देखा है, पैरासूट वाला। हाँ भाई, चलो एक छोटू सा क्वेश्चन वहीं से है। ये क्वेश्चन रटे नहीं जाते, इनका दिमाग लगाइए। आप खुद देखो, मान लो आपको हम प्लेन में लेके जाएं और बंजी जंपिंग कराए, और बंजी जंपिंग में, बंजी जंपिंग नहीं सॉरी, वो तो स्काई डाइविंग होगी, बंजी जंपिंग अलग होता है। स्काई डाइविंग कराएं, आपको पैरासूट दे, बैग भी दे, कहें कि जब आप 10 सेकंड हो जाए तो पैरासूट ओपन करना। अब आप इतनी दहशत में थे कि आपसे पैरासूट ओपन ही नहीं हुआ, तो आपका प्रतिरोध ज्यादा लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन पैरासूट क्यों दिया जाता है,
पैरासूट इसीलिए दिया जाता है कि जब वो ओपन होता है ना तो एक बड़ा सा क्षेत्र कवर कर लेता है, जिससे हवा का प्रतिरोध कम हो जाता है। तो आकार का असर पड़ा कि नहीं पड़ा, है ना। अब दूसरा एग्जांपल लेना और ले लो, आप घर पे कर सकते हो, घर पे छत है, सबके होती है भाई, है ना, छत पे गए, अब आप वहां पे एक काम करना, एक पेपर लेना, उसको खूब फोल्ड कर लेना ऐसे, है ना, और वही पेपर प्लेन रखना, दोनों के एक साथ ऐसे छोड़ देना, तो जो आपने फोल्ड किया था, उसको बॉल बनाई थी, वो जल्दी नीचे पहुंचेगा, और जो आपने ऐसे पेपर प्लेन छोड़ेगा वो हवा में लहरते हुए आराम से वादियों के मजे लेते हुए आएगा। तो क्यों आएगा, क्योंकि जो उसका आकार था बड़ा, इस वजह से हवा का प्रतिरोध भी उस पर ज्यादा लग रहा था, इसीलिए वो धीमे धीमे आता है। लेकिन जो आपने ऐसे ऐसे मोड़ के रख दिया, उसका आकार है छोटा, हवा का प्रतिरोध लग रहा है कम, इस वजह से वो जल्दी आ जाता है। इसीलिए आपको पैरासूट दिया जाता है कि भैया हवा का प्रतिरोध जो है कम करना है आपको, नहीं तो क्या हवा में उड़ जाना है। कल्पना चावला का नाम सुना है आपने? कल्पना चावला हमारे देश की पहली एस्ट्रोनॉट थी जो गई थी स्पेस में, उनके साथ यही हुआ था। उनका जब रॉकेट आ रहा था सरफेस पे, तो वायु का जो प्रतिरोध था, हवा का प्रतिरोध इतना ज्यादा होता है कि उनके रॉकेट में कहीं कोई दिक्कत थी, जिससे कि हवा के प्रतिरोध की वजह से उसमें फ्रिक्शन हुआ, घर्षण लगा, और घर्षण से उसमें आग लग गई और वो हवा में ही ब्लास्ट हो गया। तो ये भी केस इसी से रिलेटेड है, साइंस से। ओके, तो ये याद रखिएगा, आकार पे डिपेंड करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोनोमीटर क्या नापता है, पता है आपको? मास पे डिपेंड नहीं करता प्यारे भैया, शेप पे करता है, द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है। बताओ भैया, क्रोनोमीटर कहाँ यूज करते हैं? साउंड की, ध्वनि की तरंगे नापने में, ध्वनि तरंग नापने में, समय नापने में, पानी की तरंग नापने में, या फिर कलर का पता लगाने में कि कंट्रास्ट कितना है। कंट्रास्ट तो जानते ही होगे, वो बढ़िया बढ़िया ऐप इंस्टॉल करके नहीं पढ़ाते हो एकदम, ऐश्वर्या राय पार्ट 2 बनाते हो हैं, जॉन अब्राहम ऐश्वर्या राय काम खत्म है भाई। तो कलर कंट्रास्ट तो नहीं है, करेक्ट आंसर ये तो नहीं है, नहीं है भैया, ए छोड़ो, कंट्रास्ट नहीं बढ़ाना है। आओ, पानी की तरंग नाप लोगे क्या? नहीं। ध्वनि नापोगे या समय? अब आप लोग समझ, सर समय के लिए क्या, समय के लिए तो घड़ी बनी है ना, समय के लिए तो घड़ी बनी है, तो घड़ी से देख लेंगे। अरे क्रोनोमीटर ही होता है, समय नापता है। ये कौन सी डिवाइस आ गई, हमने तो सुनी नहीं आज तक। अब सुनो, हम सुनाते हैं। अच्छा, आपके घर में मोबाइल है? हाँ सर है। अच्छा, मोबाइल में कभी भी कभी, अब तो ऑटोमेटिक सेट हो जाता है इंटरनेट के थ्रू, वो जो छोटू वाला मोबाइल आता था उसमें जब सेट करते थे तो उसमें लगाते थे इंडिया का जो टाइम जोन है वो GMT+530 है, देखा है ना। इंडिया में जब आता है कोलकाता और दिल्ली दिखाता है कि GMT+530 होता है ना। तो ये वो मीटर नहीं है, क्रोनोमीटर डिवाइस का नाम है। मीटर से सोच रहे हैं लंबाई नाप लेंगे, ये इतना दिमाग कहाँ से लाते हो भाई, इतना नहीं। ये जो GMT+530 में जो GMT होता है ना, ग्लोबल मेरिडियन जो टाइम इंडेक्स आती है, वो जो आपका आता है वो यही क्रोनोमीटर से ही पता लगता है उस जगह का। इंडिया में +530 जो चल रहा है वो इंडिया में उस पर्टिकुलर जगह में ये क्रोनोमीटर रख के ही नापा जाता है। तो क्रोनोमीटर समय नापने वाली डिवाइस होती है भैया, तो याद रखना। पता चला कलर बढ़ाए दे रहा हो बैठ के। चलो, बाकी के क्वेश्चन अब कराने की हमारी क्षमता नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर जवाब दे चुका है। तो ये क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा है वो आप घर पे सॉल्व करिएगा, अगर समस्या लगेगी तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर देंगे, ठीक है। काफी क्वेश्चन हो गए, तो इन्हें हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में, सॉरी। ओके, तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास, और अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक इसको पढ़िएगा, एंड टेक केयर, बाय बाय।